रेलवे स्टेशन पर भूतों की बारात। एक हिमानी नाम का गांव था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक भूतिया रेलवे स्टेशन था। गांव के लोगों का उस रेलवे स्टेशन से आना जाना तो क्या, उसके आसपास भी भटकते नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस रेलवे स्टेशन पर भूत रहते हैं। हर अमावस्या की रात उस भूतिया रेलवे स्टेशन से भूतों की बारात निकलती है, वह भी पूरे गाजे बाजे के साथ। बारात में एक भूतिया दुल्हा अपनी पूरी पलटन के साथ गांव में आता है और एक जवान लड़की को अपने साथ ले जाता है। आज फिर वही मनोज अमावस्या की काली रात आ गई। घर में एक जवान बेटी है, कैसे मैं उसकी रक्षा करूं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोई भी दरवाजा खटखटाएगा तो खोलना मत। आज हम में से कोई भी पूरा रात नहीं सोएगा। तभी महेश की बेटी आरती बोलती है, पिताजी, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मैं उन भूतिया बारातियों के साथ नहीं जाना। मेरी बच्ची, तेरे माता पिता के होते हुए तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव दहशत से अपने अपने घर में छिपकर बैठ जाता है। तभी गांव में ढोल और शहनाई की आवाजें आने लग जाती हैं। आवाज इस भूतिया बारात की ही थी, जो रेलवे स्टेशन से निकलकर गांव की तरफ आ रही थी। गांव वालों, दिखाई और सुनाई नहीं देता क्या तुम लोगों को? देखो, बारात आई है, हमारा स्वागत नहीं करोगे? मेरी दुल्हन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे। अब भूतिया बारात गांव में आ चुकी थी। सुमन अपनी फूल जैसी बेटी को एक कोने में छुपाकर बैठी हुई थी। तभी भूत आगे की तरफ बढ़ता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आज तो मेरी शादी है, बिना दुल्हन लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तुम गांव वाले मेरी दुल्हन को साथ विदा करते हो या मैं खुद तुम्हारे मातम के साथ उसे अपने साथ ले जाऊं? गांव में पूरा सन्नाटा था, मानो गांव में कोई इंसान ही नहीं रहता हो। तभी वह भूतिया दुल्हा महेश के घर में दरवाजा तोड़कर घुस जाता है। तुम्हारा दामाद आया है, स्वागत नहीं करोगे अपने दामाद का? मेरी बेटी को छोड़ दो, वो अभी बच्ची है। उसकी अभी शादी की उम्र नहीं है। बेशक तुम मेरी जान ले लो। मुझसे झूठ बोलता है बुड्ढे। कल तू ही तो अपनी बेटी के लिए दूसरे गांव में रिश्ता देखने गया था। मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। मैं उसकी माँ हूँ। मैं अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी एक भूत से नहीं होने दूंगी। फिर क्या था, उस भूतिया दूल्हे को बहुत गुस्सा आता है और वो आरती के माता पिता को वहीं जान से मार देते हैं। आरती अपने कमरे में जैसे तैसे छुपकर बैठी थी। माँ, पिताजी, छोड़ो मुझे, मुझे अपने माता पिता के पास जाने दे। पर वो भूत उसकी एक नहीं सुनता। वो आरती को अपने साथ उसी भूतिया रेलवे स्टेशन में ले जाते हैं। अगली सुबह होते ही सिया और उसके परिवार के सांस में सांस आती है। कल तो हमारी बच्ची बाल बाल बच गई, पर जो सुमन के परिवार के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर हम कब तक अपनी बेटी की रक्षा करते रहेंगे? एक ना एक दिन तो वो भूत हमारी बेटी को भी उठा कर ले जाएगा। उस रात के बाद पूरे गांव में डर का खौफ छाया हुआ था। हर जगह मातम बिखरा हुआ था। गांव वाले मिलकर आरती के माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन पूरे गांव वालों की जुबान पर बस भूतिया बारात की ही बातें थी। अरे गांव वालों, ये सब कब तक चलेगा? वो भूत बेधड़क आते हैं और हमारी आंखों के सामने हमारी बेटियों को उठाकर चले जाते हैं और हम बेबस लाचार बस देखते रह जाते हैं। महेश की बेटी आरती हमारी भी तो बेटी थी ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। इस गांव की हर एक बेटी तो हमारी बेटी जैसी ही है। उन सब की रक्षा करना हम सब का फर्ज है। हम सब गांव वाले मिलकर उस भूत का सामना करेंगे, तुम चिंता मत करना। वह तो सब सही है भाई, लेकिन हम कब तक अपनी बेटियों को कवारा रखेंगे? जिसकी भी बेटी जवान और शादी के लायक होती है, पता नहीं कैसे उस भूत को पता चल जाता है और वो उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। मेरी बेटी भी है और उसकी भी अब शादी होने वाली है।
मैं कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को उस भूत के हवाले कर दूं? अगले दिन पूरा गांव किशन की बेटी सिया के शादी में लगा था। एक तरफ सजावट तो दूसरी तरफ मिठाइयाँ बन रही थी। अब फेरों का समय था। दुल्हा दुल्हन मंडप में बैठे हुए थे कि तभी अचानक रेलवे स्टेशन से भूतिया बारात गांव की तरफ आ जाती है। सभी गांव वाले भूतों को देखकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। अरे गांव वालों, तुम सबने तो मेरा साथ देने का वादा किया था ना, और कहा था कि हम इन भूतों का मुकाबला करेंगे। अब क्या हुआ तुम्हारे वादे का? तभी किशन की बेटी सिया और पत्नी यशोदा भी वहाँ आ जाती हैं। तुम्हारा ये साहस कि मेरे बिना तुम अपनी बेटी की शादी करने चले थे। जैसे ही भूत सिया के माता पिता को मारने वाला होता है कि तभी सिया उसी भूतिया दूल्हे के सामने आ जाती है और कहती है, आप मेरे माँ बापू जी को मत मारिए। अच्छा, छोड़ दूं? इसे मैं बस एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, अगर तुम मेरे से शादी करोगी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, शादी के लिए तू हाँ मत भरियो। तेरी शादी से अच्छा है कि ये भूत हमारी जान ले ले। माँ, पिताजी, अगर इस भूत से शादी करने से आप दोनों की जान बचती है तो मैं ये शादी जरूर करूँगी। ये कहते ही भूतिया दूल्हा अपने बैंड बाजे के साथ सिया को अपने साथ भूतिया रेलवे स्टेशन की ओर ले जाने लगता है। रुक जा मेरी बेटी, तू ऐसा मत कर। किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं होती कि उस भूतिया बारात का सामना कर सके, क्योंकि उस बारात में एक से बढ़कर एक खूंखार और चुड़ैल मौजूद थे। वहीं अशोक नाम का व्यक्ति अभी हाल ही में गांव में आया था और ये सब देखकर वो कहता है, ये ठीक नहीं किया हम सब ने। मेरी भी एक बहन है और उसकी भी उम्र शादी के लायक हो गई है। क्या उस सिया की जगह मेरी बहन होती तब भी ऐसा ही करते हम लोग। गाँव की बेटियों को हम यूं ही उन भूतिया बारातियों के हवाले करते आ रहे हैं। कल को मेरी नीलम का नंबर ना हो। भैया भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आए दिन इन भूतों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। दुल्हन का वो सुहाग का जोड़ा उनके मौत के जोड़े में तब्दील होता जा रहा है। बहन, तू चिंता मत कर, मैं इसका समाधान जरूर निकालूंगा और तेरे साथ साथ इन गांव वालों को भी इन भूतिया बारातियों से मुक्त कराऊंगा। इसके बाद अशोक जंगल में एक तपस्वी तांत्रिक के पास जाते हैं और उनके पास पहुंचकर अपने गांव का हाल बताता है। बेटा, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे गांव पर एक शराबित भूतिया बारात का साया है और उस भूतिया बारात से छुटकारा पाने के लिए मेरे कहे अनुसार नियमों का पालन करना होगा। जी तांत्रिक बाबा। इसके बाद वो तांत्रिक अशोक को समाधान और नियम बताते हुए एक गंगा जल की बोतल देते हैं और कहते हैं, जा बच्चा, तेरे और तेरे गांव वालों का कल्याण हो। जिसके बाद अशोक गंगा जल लेकर गांव आ जाता है और सभी गांव से कहता है, सुनिए गांव वालों, इस भूतिया बारात से छुटकारा पाने का एक उपाय मुझे मिल चुका है, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए होगा। हम सब तुम्हारा साथ देंगे। बताओ क्या करना है। बस आप सब एक काम कीजिए कि आज की रात शादी का प्रबंध कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अशोक के ऐसा कहते ही पूरा गांव शादी की तैयारी में लग गया और ऐसे ही अब रात हो चली थी और शादी की बात उन भूतिया बारात को भी पता चल गई थी। जिसके बाद वो भूतिया बारात बैंड बाजे के साथ गांव में आ खड़ी हुई। कहाँ है मेरी दुल्हन? बताओ, कहाँ है मेरी दुल्हन? भूतिया दूल्हा मंडप में एक दुल्हन को देखता है और उसे अपने साथ भूतिया रेलवे स्टेशन के अंदर एक पुरानी सी ट्रेन के डिब्बे में लेकर चला जाता है, जहां पर बहुत सारे कंकाल ही कंकाल पड़े हुए थे। तभी वह दुल्हन घूंघट उठाते हुए कहता है, ये रही तुम्हारी दुल्हन, कर लो अब शादी। धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भूत के ऐसा कहते ही अशोक अपने हाथों में छुपाए हुए गंगा जल को उस ट्रेन में पड़े कंकाल के ऊपर छिड़क देता है और बाहर निकल जाता है। जिसके बाद उस पूरी ट्रेन में आग लग जाती है और वो भूतिया बारात उस आग में भस्म हो जाती है। अशोक के इस काम से अब गांव में बेटियों की शादी अच्छे से होने लगती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। श्रुति अपनी सास, पति, ससुर और 1 साल की बेटी पिंकी के साथ रहती थी।
उनके दिन गरीबी में कट रहे थे। मोहन सारा दिन गांव के पास वाले रेलवे स्टेशन पर जाकर कूली का काम करता था, लेकिन उसकी कमाई से पूरे परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल पड़ता था। भाग्यवान, लाओ रोटी दे दो, बड़े जोरों से भूख लगी है। श्रुति, ओ श्रुति। मोहन श्रुति को आवाजें लगाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ना जाने ये कहाँ चली गई है। मोहन घर में ही बैठकर श्रुति की राह देखने लगा। उसकी बेटी पिंकी स्कूल गई हुई थी और माँ बाप सो रहे थे। मोहन की भी राह देखते देखते आंख लग गई। कुछ देर बाद उसे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई और मोहन जाग गया। कौन है? घबराइए मत, मैं हूँ। अरे श्रुति कहाँ चली गई थी? जानती हो मैं कितनी तेज भूख से रेलवे स्टेशन से सीधा घर आया था। लो मुझे जल्दी से रोटी दे दो। रोटी तो मैं दे दूंगी, लेकिन किसके साथ दूं? घर में एक भी सब्जी देखने को भी नहीं है। अगर ऐसा है तो तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? आपसे बोला तो था, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से दिमाग इतना खराब रहता है, तो आप मेरी बात पर ध्यान नहीं दे पाए। ना जाने ये पैसे की किल्लत किस दिन खत्म होगी। पता नहीं, 2 वक्त की रोटी भी तरस तरस कर नसीब होती है। श्रुति ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन, जो कि उसकी अच्छी दोस्त भी थी, वो उनके दरवाजे पर एक बर्तन हाथ में लेकर आई। अरे श्रुति, तू इसे घर ही बुलाई थी? किसे? ये खाना जो मैंने तुझसे बनवाई थी, जो मैंने थोड़ी सी तेरे लिए भी निकाल दी थी, लेकिन मैं तुझे बताना ही भूल गई। ये ले। तेरा शुक्रिया। श्रुति की पड़ोसन उसे वो बर्तन थमाकर चली गई। ये सब क्या है श्रुति? कुछ नहीं जी, वो प्रिया ने मुझे आज पूरी सब्जी और खाने की कई सारी चीजें बनवाई थी। बोल रही थी कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, तो आज का ये खास खाना मैं उसके लिए बना दूँ। अच्छा, वैसे ऐसे लोगों के भी मजे है। अगर मुझे ऐसा खाना महीने में एक बार भी खाने को मिले तो मैं कभी भी अपनी जिंदगी को दोष ना दूँ। दोष तो देना भी नहीं चाहिए। ना जाने कितने लोग हमारी जैसी जिंदगी के लिए तरसते रहते हैं, इसीलिए हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। अच्छा चलिए, अब बहुत बातें हो गई, जल्दी से आप खाना खा लीजिए। इतने में मोहन ने अपने हाथ और मुंह को धोया। इतनी ही देर में पिंकी भी स्कूल से आ गई और पड़ोसन के दिए हुए खाने को श्रुति ने अपनी सास, ससुर और पति और बेटी के बीच में बांट दिया। वाह वाह वाह, मजा आ गया। श्रुति, क्या ये सब खाना सच में तुम ही बनाई है? आपको कोई शक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, तभी तो हम पूरे हफ्ते सिर्फ आलू खाकर ही अपना गुजारा कर लेते हैं। मोहन की बात सुनकर सभी हंसने लगे। थोड़े से खाने में गरीब परिवार ने अपना पेट भर लिया था। प्याज या सिर्फ नमक से रोटी खाने वाले लोगों को अचानक ही इतना स्वादिष्ट खाना मिल जाना किसी खजाने से कम नहीं था। उनके दिन ऐसे ही गरीबी में कट रहे थे। ना उन लोगों के पास कुछ अच्छा खाने को था और ना ही पहनने को, लेकिन फिर भी वो लोग हंसी खुशी अपना समय बिता रहे थे। एक दिन मोहन का दोस्त राज ट्रेन से उतरकर उसे देखकर उसके पास आया। अरे मोहन, कहाँ है भाई? अरे कौन भाई? पहचाना नहीं? तेरा दोस्त, तेरा यार हूँ मैं। अरे अरे राज, आजा भाई आजा। कैसा है? बढ़िया, तू बता, इतने समय बाद तेरे क्या हाल चाल है? हमारा भी सब बढ़िया। बस बहुत सालों बाद गांव आया था और मैं ट्रेन से उतरते तुझे देखा तो सोचा बचपन के यार से मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया, आ घर चल। नहीं नहीं, बस अभी ही मुझे लौटना है। वैसे मोहन, इतने सालों में तू तो काफी बदल गया, लेकिन ये कुली का काम आज भी वैसा ही है। तूने ये काम छोड़ा नहीं? तेरा काम वाम सही चल रहा है या नहीं? तू खुद ही देख ले, बस यही काम है। क्या भाई, इतनी महंगाई के जमाने में तू सिर्फ स्कूली के काम के सहारे अपना घर चलाता है? तो मैं और क्या करूं? मेरी मान तो इस काम को छोड़कर कोई दूसरा काम शुरू कर ले। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और तू आज भी यहीं अटका हुआ है। जानता हूँ, लेकिन मैं क्या काम शुरू करूँ?
कोई भी नया काम करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जो कि मेरे पास देखने को भी नहीं है। तू चिंता क्यों करता है? अभी तेरा दोस्त जिंदा है। मैं दूंगा तुझे कारोबार लगाने के लिए पैसे, और जब तेरा काम चल जाए तू मेरा पैसा लौटा देना। राज ने मोहन को उम्मीद की एक किरण दिखाई। मोहन को भी राज का विचार अच्छा लगा और वो दिन भर बस यही सोचता रहा कि वो क्या करे। अकेले दिमाग मारने से अच्छा है कि मैं इस बारे में माँ और श्रुति से बात कर लूं। मोहन ने घर जाकर सभी को पूरी बात बताई। सभी बहुत खुश हो गए और तब मोहन की माँ आस्था बोली, मेरी बात मानो तो कोई ढाबा खोल लो। मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है कि कोई भी उसके हाथों का खाना खा के दीवाना हो जाएगा। मोहन को अपनी माँ का विचार पसंद आ गया। तो ठीक है, तय रहा। श्रुति, मैं राज से पैसे लेकर गांव में ही एक ढाबा खोल लूंगा और तुम और मैं उस ढाबे को मिलकर चलाएंगे और हर दिन खाने का मेन्यू चेंज रखेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सभी ने मोहन की बात पर गर्दन हिला दी। अगले ही दिन मोहन ने राज से 30,000 रुपए उधार लिए और वो जरूरत का सारा सामान ले आया। श्रुति ने भी बड़ी ही मेहनत से भगवान का नाम लेकर खुशबूदार खाना बना दिया और दोनों पति पत्नी ग्राहकों के आने की राह देखने लगे। सुनिए जी, यहाँ तो कोई नहीं आ रहा। सब्र रखो श्रुति, कोई तो आ ही जाएगा। सुबह से शाम हो चली थी, लेकिन अभी तक कोई भी उनके ढाबे में नहीं आया था। शाम के समय एक ग्राहक आया और वो कोई और नहीं बल्कि राज ही था। और भाभी जी, मोहन, कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे राज, बस क्या ही बताऊं। तू बैठ, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना लाया। हाँ भाई, जल्दी ला, वही तो खाने आया हूँ। मोहन ने राज को खाना सर्व किया। उसे खाते ही राज मानो किसी और ही दुनिया में खो गया। वाह 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 भाभी जी, ये तो गजब बना है। शुक्रिया। मोहन भाई, सुबह से अब तक तो भगोना खाली हो गया होगा। अरे कहाँ यार, तू ही पहला ग्राहक है। मुझे तो फिक्र है कि अगर ये काम नहीं चला तो मैं तेरे पैसे कैसे लौटाऊंगा। वैसे तो ये होना ही था भाई। तुझे अपना ढाबा यहाँ नहीं, किसी ऐसी जगह खोलना चाहिए जहाँ लोगों का आना जाना रहता हो। इस गांव में तो हम जैसे गरीब लोग हैं, ये कहाँ बाहर खाएंगे। मेरी मानो तो भाभी जी, कल से आप रेलवे स्टेशन पर ये ढाबा लगाओ, तब आप देखना वहाँ हर पल लोगों का आना जाना लगा रहता है। दोनों पति पत्नी को राज की बात समझ में आ गई। अगली सुबह दोनों ही अपना सारा तामझाम लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। श्रुति के पालक पनीर की खुशबू सारे स्टेशन पर फैल गई और राह चलते मुसाफिर राहगीर उनके ढाबे में आने लगे। ओह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। जो भी एक बार श्रुति का पालक पनीर खाता वही उसका दीवाना हो जाता। रेलवे स्टेशन पर मोहन और श्रुति का ढाबा चल गया और कुछ ही दिनों में उनके घर के हालात ठीक होने लगे। मोहन हर दिन के अनुसार ढाबे पर अलग अलग डिशेस बेचा करता था और सर के ऊपर से राज का कर्ज उतारकर अब मोहन भी एक बेफिक्री की जिंदगी जी रहा था।